फ्रेंड्स, करियर ग्राफ के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। ये मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं वो कंट्रोल सिस्टम के बेसिस पे उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, ऑर्डर निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप मैथ में भी पढ़ते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पे भी ऑर्डर हम डिफाइन करते हैं और जीरोज पोल का कंसेप्ट भी आता है। लेकिन मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे हम ऑर्डर को डिफाइन कर रहे हैं स्टोरिंग एलिमेंट के बेस पे कि स्टोरिंग एलिमेंट मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरिंग एलिमेंट उस इंस्ट्रूमेंट में कितने हैं, इसके बेसिस पे आपका ये टॉपिक डिवाइड हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट में तीन टाइप के ऑर्डर होते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, इससे क्वेश्चन 100% आने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाते हैं, उसके बाद सेकंड ऑर्डर हम आपको पढ़ाएंगे। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा, ये आप मान के चलिए 100%। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है कि नो स्टोरिंग एलिमेंट, कोई भी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं होंगे। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टोरिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? इंडक्टर और कैपेसिटर, ये दोनों कैसे एलिमेंट है? स्टोरिंग एलिमेंट है। तो जीरो ऑर्डर सर्किट वही होगा जिसमें कोई भी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं होगा। इट मींस रेजिस्टेंस से बना होगा। किससे बना होगा? रेजिस्टेंस से बना होगा। तो ये जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। इसका एग्जांपल देखिए क्या है। मान लीजिए इनपुट वोल्टेज है और एक रेजिस्टेंस P और Q कनेक्ट है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और ये वोल्टमीटर कनेक्ट है। हमें इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करने हैं। हमें क्या करने हैं? Q के क्रॉस वोल्टेज मेजर करने हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? हम सिंपली वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दे कि मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू है V0, तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन P प्लस Q इंटू V0। तो अगर मैं ये V0 यहाँ पे क्या हो जाएगा? VI। टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना है? VI है। टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना है? VI है। तो आपका V0 अपॉन VI अगर मैं निकालूं तो मेरा क्या आ रहा है? Q अपॉन P प्लस Q। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कोई वैल्यू होगा ओम में, इट मींस कांस्टेंट है। तो V0 अपॉन VI की वैल्यू क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। ऐसा डिवाइस जिसका आउटपुट अपॉन इनपुट आपको कांस्टेंट मिले उसे हम जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्या होता है? जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। आउटपुट अपॉन इनपुट, इट मींस ट्रांसफर फंक्शन या इफिशियंसी, आप दोनों बोल सकते हैं। क्या है? कांस्टेंट आए तो उसे हम जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसका एक एडवांटेज बहुत बढ़िया है क्या, कि जीरो ऑर्डर जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो इंस्टेंटेनियस रिजल्ट देंगे। इनपुट जिस टाइम पे आप दोगे आउटपुट उसी टाइम पे मिलेगा। मान लो कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपने इनपुट दिया है तो आउटपुट भी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ही मिलेगा। आउटपुट में कोई भी डिले नहीं होगा। आउटपुट में डिले कहां होता है? जहां पे सर्किट में स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे इसका बेनिफिट क्या है कि जितने भी डिवाइस हैं जीरो ऑर्डर के, उसका इंस्टेंटेनियस रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंस्टेंटेनियस रिजल्ट मिलता है। और इसका एग्जांपल क्या है? पोटेंशियोमीटर। क्या? पोटेंशियोमीटर। अगर पोटेंशियोमीटर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये कैसी डिवाइस है? जीरो ऑर्डर डिवाइस है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर में इतना ही है। बस दो बातें आपको ध्यान में रखना है, एक भी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं होता है, दूसरा आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, और तीसरा इंस्टेंटेनियस रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंस्टेंटेनियस रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर। मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑर्डर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका एग्जांपल है ऑल टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। जितने भी टेम्परेचर मेजर करने का जो डिवाइस है वो सारे फर्स्ट ऑर्डर डिवाइस है। कैसे हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिवाइस है। और फर्स्ट ऑर्डर डिवाइस का दो एग्जांपल हम आपको बताते हैं, और ये एग्जांपल दोनों एग्जाम में आपसे पूछा जा रखा है। तो इसको हम डेरिवेट करके बताते हैं क्या पूछा जा रखा है। तो सबसे पहले मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जानिए कि जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है सारे फर्स्ट ऑर्डर डिवाइस है।
और फर्स्ट ऑर्डर डिवाइस होने का मतलब क्या है कि उसमें एक स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसके आउटपुट में डिले होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीन कंपोनेंट ले रखा हूं मैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये मान लीजिए टाइम डोमेन है और मुझे एस डोमेन में लिखना है, तो रेजिस्टेंस टाइम डोमेन और एस डोमेन में सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडक्टर एस डोमेन में क्या हो जाता है, एसएल हो जाता है, और कैपेसिटर सी डोमेन में क्या हो जाता है, 1/CS हो जाता है। ये आपका कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। एस डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात कर रहे हैं हम। टाइम डोमेन से कहां शिफ्ट हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी डोमेन में आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एसएल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपेसिटर को फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1/CS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए एक सर्किट है आर और सी, इसमें कितने स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें एक स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट है, कैपेसिटर। इस कारण ये सर्किट हमारा कैसा है, ये सर्किट हमारा फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, अब इसका मुझे आउटपुट अपॉन इनपुट निकालना है। क्या निकालना है, ये मान लीजिए वी आई है, ये मेरा क्या है, वी नॉट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसको एस डोमेन में कन्वर्ट करूं, तो आर ही रहेगा, लेकिन सी क्या हो जाएगा, 1/CS हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो अगर मैं आउटपुट निकालूं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है। वोल्टेज डिवीजन, जिसपे वोल्टेज निकालना होता है उसको पहले लिखते हैं, 1/CS डिवाइडेड बाई आर, दोनों का सम R/1/CS। तो इसका एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा, 1/CS, R प्लस 1/CS, RCS प्लस 1/CS। CS से CS कैंसिल हो गया, आंसर क्या है, 1/RCS प्लस 1, V0/VI। ठीक है, V0/VI हमें क्या मिला, 1/RCS प्लस 1। ये डेरिवेशन करवाने का मोटिव क्या है मेरा, वो आप समझिए। ठीक है, ये जो आप सर्किट देख रहे हो, ये सर्किट डायरेक्टली एग्जाम में आ रखा है कि ये सर्किट क्या है, ये सर्किट एक्चुअल में क्या है। तो ये सर्किट आपका लो पास फिल्टर है। क्या है, लो पास फिल्टर। कैसा है, लो पास फिल्टर। और लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन भी एग्जाम में पूछा जा रखा है। तो एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखे हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये सर्किट कैसा है, लो पास फिल्टर है। अब देखो, एक पहचानने का बहुत बढ़िया तरीका है। अगर कैपेसिटर नीचे है तो लो पास फिल्टर है, अगर कैपेसिटर ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, हाई पास फिल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई पास फिल्टर। कैपेसिटर के बेस पे आप बता सकते हो, रेजिस्टेंस से क्या है, ऊपर है कैपेसिटर तो हाई पास फिल्टर, नीचे है कैपेसिटर तो लो पास फिल्टर। तो इसका भी ट्रांसफर फंक्शन आप निकाल लीजिए। इसको एस डोमेन में कैसे लिख सकते हैं, 1/CS, ये तो आर ही रहेगा। तो V0/VI क्या हो जाएगा, R/R प्लस 1/CS। तो क्या हो जाएगा, RCS/RCS प्लस 1। तो ये किसका ट्रांसफर फंक्शन है, हाई पास फिल्टर का, और ये किसका ट्रांसफर फंक्शन है, लो पास फिल्टर का। तो ये दोनों बात आप ध्यान में रखिएगा। ये सर्किट किसका है, लो पास फिल्टर, ये सर्किट किसका है, हाई पास फिल्टर, और इसका ट्रांसफर फंक्शन लो पास फिल्टर का 1/RCS प्लस 1, हाई पास फिल्टर का RCS/RCS प्लस 1। तो हमें लगता है ये टॉपिक आप अच्छे से समझा पाए होंगे आपको। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट एक बार रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट क्या होता है, जिसमें एक स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। कितने एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, एक स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए एक बार इसका हम आउटपुट एक बार डिस्कशन कर दें। फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि जो फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है उसमें स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। और जहां भी स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसके आउटपुट में डिले होता है, उसके आउटपुट में क्या होता है, डिले होता है। इस बात को समझिएगा। मान लीजिए फैन है, अगर फैन को आप ऑन करते हैं तो क्या होता है, इसकी स्पीड अभी 0 है, धीरे धीरे रोटेट करता है, धीरे धीरे क्या होगा, रोटेट करके अपनी स्पीड को गेन करेगा, धीरे धीरे रोटेट करके एक टाइम के बाद क्या होता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, फैन की होती है। ये प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। ठीक है, 0 से बढ़ते गया, मान लीजिए 100 पे आके क्या हो गया, आपका फ्लैट हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, आप
क्या देख रहे हो कि जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको ये आउटपुट नहीं चाहिए, आपको ये आउटपुट चाहिए क्या? नहीं ना। आप क्या चाहोगे, मेरा फैन 100 आरपीएम पे रन करे, जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो हमेशा अचीव करते रहे, हमेशा चलते रहे। तो यहां से दो बातें ध्यान में रखनी है कि ये जो इंक्रीजिंग पोर्शन है इस टाइम को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम, और इस रिस्पॉन्स को बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोला जाता है। और ये जो देख रहे हो इसे बोलते हैं स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। क्या बोला जाता है? स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। और स्टडी स्टेट जो रिस्पॉन्स होता है वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, और जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है वो डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। इसका रीजन क्या है वो समझिए। अगर ये फैन अपनी मैक्सिमम स्पीड पहुंचने में 5 मिनट लगा दे, कितना लगा दे? 5 मिनट लगा दे, तो आप फैन यूज करोगे क्या उसको? आप कहीं गर्मी से आ रहे हो, फैन चला रहे हो, 5 मिनट में वो अपनी मैक्सिमम स्पीड गेन कर पा रहा है, तो वो क्या है, उसमें डिमेरिट है। तो आप क्या करोगे? शॉप पे जाओगे, उसको सही करवा के लाओगे। तो वो क्या करेगा, इस ट्रांजिएंट टाइम को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। इस ट्रांजिएंट टाइम को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और ट्रांजिएंट टाइम होता है वो डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, और स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अब जो एक्चुअल आउटपुट है आपका ये है, तो इतना टाइम क्या है आपका डिले हो रहा है आउटपुट मिलने में। ये किसके कारण हो रहा है? स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट होने के कारण हो रहा है। जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है वो क्या होता है, गर्म होने में टाइम लेगा, कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगा गर्म होने में। ऐसे एकदम से गर्म नहीं हो जाएगा। जैसे आप फीवर मेजर करते हैं तो वो भी एकदम से जितना 98, 99, 100 तो एकदम से गर्म नहीं होता, वो धीरे धीरे टाइम लेता है। उसका रीजन यही है कि उसको टाइम लेता है। ये जो टाइम है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहलाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर भी आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड ऑर्डर अच्छे से पढ़िएगा, इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और जो क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको पॉइंट आउट कर देंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो समझते हैं। सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में आपको दो स्टोरिंग एलिमेंट होंगे। अब दो स्टोरिंग एलिमेंट यहाँ पे कौन कौन है? एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। ठीक है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। ये आपका VI, ये आपका V0। इसका डेरिवेशन हम करवा नहीं रहे, बहुत थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर सीख सकते हैं तो यहाँ पे 3 है, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालिए, इसको 1/CS लिखिए और तीनों का सम कर दीजिए, जिसे V0/VI इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/CS/R प्लस SL प्लस 1/CS। इसको सोल्व कीजिएगा, आपको ये मिलेगा। ओमेगा n इक्वल टू क्या होता है? 1/√LC। ये पुट करने पे ये रिजल्ट होता है। तो सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का ये मेरा क्या है? ट्रांसफर फंक्शन। ये मेरा क्या है? ट्रांसफर फंक्शन। जिस तरह यहाँ भी ट्रांसफर फंक्शन आ रखा है, कांस्टेंट होता है, यहाँ भी ट्रांसफर फंक्शन आ रखा है और यहाँ भी ट्रांसफर फंक्शन आ रखा है। तो ओमेगा n स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा n स्क्वायर। ठीक है, मेजरमेंट में इसका यूज नहीं है लेकिन यहाँ से काफी रिजल्ट निकलते हैं मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कारण हम आपको ये इक्वेशन आपको ट्रांसफर फंक्शन बता रहे हैं, जिसमें ओमेगा n क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जीटा क्या है? डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्या है? डैम्पिंग कोफिशिएंट है। क्या है आपका? डैम्पिंग कोफिशिएंट। यहां से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि अगर जीटा की वैल्यू 1 है तो इसे बोलते हैं ओवर डैम्प्ड। क्या बोला जाता है? ओवर डैम्प्ड। ध्यान में रखना, एग्जाम का क्वेश्चन है। दूसरा, 0 और 1 के बीच में है तो इसे बोलेंगे अंडर डैम्प्ड। क्या बोला जाएगा? अंडर डैम्प्ड। जीटा की वैल्यू 1 है तो इसे बोलते हैं क्रिटिकल डैम्प्ड। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डैम्प्ड। ये 3 बात ध्यान में रखिएगा। जीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ओवर डैम्प्ड होगा, जीटा की वैल्यू 0 से 1 है वो क्या होगा? अंडर डैम्प्ड होगा, और जीटा की वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा? क्रिटिकल डैम्प्ड होगा। और जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हैं आपको जो पढ़ने हैं उसमें जीटा की वैल्यू 0.6 टू 0.8 होती है। 0.6 टू 0.8 होती है। जितने भी डिवाइस आप मेजरमेंट का देख रहे हो
तो यही पूछा जाता है कि मान लीजिए कि पूछा क्या जाएगा आपसे कि पीएमएमसी क्या है, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड या क्रिटिकल डैम्प्ड। तो आप देख रहे हो कि मेजरमेंट में जितने भी डिवाइस है सब में जीटा की वैल्यू कितनी होती है 0.6 टू 0.8, तो क्या होगा अंडर डैम्प्ड होगा। क्या होगा अंडर डैम्प्ड होगा ये बात क्लियर है। और जितने भी डिवाइस हैं पीएमएमसी, ईएमएमसी, एमआई, सारे सेकेंड ऑर्डर डिवाइस हैं। सारे कैसे हैं सेकेंड ऑर्डर डिवाइस। तो एक बार यहां पे हम रिपीट करते हैं जो नेम है उसको, वो नेम आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला क्या इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इसी को क्या बोला जाता है एनालॉग, इसी को क्या एनालॉग। तीसरा सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा। जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है सारे कैसे होंगे सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होंगे। और जो सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है वो सारे कैसे होंगे अंडर डैम्प्ड होंगे। कैसे होंगे सारे अंडर डैम्प्ड होंगे। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो समझ ही में नहीं आया, मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल सिस्टम को सारा रखा है, कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है या मेजरमेंट का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, जैसे पूछ सकता है आपसे कि पीएमएमसी क्या है सेकेंड ऑर्डर, पीएमएमसी क्या है अंडर डैम्प्ड, एमआई क्या है अंडर डैम्प्ड। तो जितने भी डिवाइस देख रहे हो पीएमएमसी, ईएमएमसी, एमआई, सारे क्या हैं सारे आपके सेकेंड ऑर्डर के अंडर क्या है अंडर डैम्प्ड है। तो हमें लगता है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगा, इसको बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना। समझे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट भी होता है, सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है और अंडर डैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स देखते हैं हम सेकेंड ऑर्डर का। जो भी सेकेंड ऑर्डर का रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है उसको देखिए। ये क्या होता है, ये फर्स्ट पीक लेता है, पीक लेने के बाद ये ऑसिलेशन आता है, ऑसिलेशन के बाद आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, जितने भी सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है उसका आउटपुट इस टाइप से कुछ आएगा, इस टाइप से कुछ आएगा। प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखिए। ये आपका क्या है स्केल है, तो आपको एकदम से स्केल में आउटपुट नहीं मिलेगा। ये क्या करेगा थोड़ा इस तरह से आके, इस तरह से आके स्टेबल होगा इस पोजीशन पे, अप डाउन ये इस तरह से आके हिलेगा, तब जाके आपका ये एक टाइम पे रुक जाएगा। तो जितने भी सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी अंडर डैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके आउटपुट में ऑसिलेशन होगा ही होगा। विदाउट ऑसिलेशन आउटपुट मिल ही नहीं सकता, उसमें ऑसिलेशन होना ही होना है। अब इस ऑसिलेशन को हम क्या करना चाहते हैं रिड्यूस करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, अब इस ऑसिलेशन को रिड्यूस करने के लिए हम अलग से एक टॉर्क का यूज करते हैं जिसका नाम होता है डैम्पिंग टॉर्क। जिसका नाम क्या होता है डैम्पिंग टॉर्क। और डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है आपका, डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है ऑसिलेशन को क्या करता है रिड्यूस करता है, ऑसिलेशन को क्या करता है रिड्यूस करता है। अब ध्यान से समझिए कि ये जो डिवाइस है, ये जो आप ट्रांसफर फंक्शन देख रहे हो, अगर मैं उसका डिफरेंशियल फॉर्म निकालूं, अगर मैं उसका डिफरेंशियल फॉर्म निकालूं तो मुझे कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलता है। और ये थीटा क्या है, ये जो पॉइंटर है वो अपने स्केल से कुछ एंगल बनाएगा, घूमेगा तो एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा एंगल बनाएगा। तो ये थीटा क्या है डिफ्लेक्शन है, थीटा क्या है डिफ्लेक्शन। तो ये पूरा इक्वेशन क्या है जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस के थीटा इक्वल टू टी डी। इसको बिल्कुल तुम याद कर लो, ये जब तक जॉब नहीं लगेगी जब तक काम देगा। जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं इस इक्वेशन को बिल्कुल दिमाग में रखिए, जब तक जॉब नहीं लगती है जब तक ये आपका पीछा छोड़ने वाला ये इक्वेशन नहीं। ठीक है, इस इक्वेशन से बहुत सारी चीजें निकलती है, 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं जो हम आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए जे स्क्वायर थीटा ये क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इनर्शिया के कारण आता है। किसके कारण आता है इनर्शिया के कारण, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आप देख रहे हो बी डी थीटा अपॉन डी टी, ये यही है आपका डैम्पिंग टॉर्क, यही है आपका क्या
डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, यही क्या है आपका डैम्पिंग टॉर्क। के थीटा क्या है आपका स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क। क्या कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। और ये क्या है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो यही तीन टॉर्क कंट्रोल मेजरमेंट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, ईएमएमसी, पीएमएमसी, एमआई, यही तीन टॉर्क डेवलप होते हैं। कौन कौन से? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और आपका डैम्पिंग टॉर्क। ये तीन टॉर्क डेवलप होते हैं। हम डायरेक्टली अगर तीन टॉर्क पढ़ाते तो आपको चीजें नहीं क्लियर होती। इसी कारण हम थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ये बात समझाने की कोशिश किए हैं कि जितने भी मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें तीन टॉर्क डेवलप होते हैं। कौन कौन से? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। इससे पहला क्वेश्चन क्या बनता है वो समझिए। इससे पहला क्वेश्चन ये बनता है, आपसे पूछा जाएगा इन तीन टॉर्क में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कौन कौन से टॉर्क अपोज कर रहे हैं। तो देखिए इक्वल टू का साइन ये है, तो इसको कौन कौन अपोज कर रहा है? डैम्पिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क। तो टीडी को, टीडी क्या है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसको अपोज कौन कौन कर रहा है? अपोज टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन कि टीडी को कौन कौन अपोज करता है। कौन कौन अपोज करता है आपका? कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। इससे दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 90% बच्चे गलती करते हैं। मान लीजिए कि आपको आउटपुट मिल गया, आउटपुट मिल गया तो मेरा पॉइंटर क्या है? रुका हुआ है। तो ये थीटा क्या होगा? अगर आउटपुट मिल गया तो ये थीटा कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और थीटा का कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो ये और ये आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अगर आउटपुट जब मिलेगा तो टीडी को ओनली कौन अपोज करेगा? टीडी को ओनली अपोज करेगा टीसी। डैम्पिंग टॉर्क आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहां से ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपको अमीटर में इनपुट आउटपुट मिल गया है तो टीडी को कौन से टॉर्क अपोज करेंगे? तो ओनली टीसी अपोज करेगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मुझे आउटपुट मिला है तो तीनों में से कौन सा टॉर्क जीरो होगा? तो कौन सा टॉर्क जीरो होगा? डैम्पिंग टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो ये यहां से तीन क्वेश्चन 100% दिमाग में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीन क्वेश्चन। उसके बाद 1 2 3 ये तीन क्वेश्चन और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल, एनालॉग, सेकेंड ऑर्डर, अंडरडैम्प्ड, ये सारे आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो एक बार हम सारे क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं ओवरव्यू देके। उसके बाद लेक्चर हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। सबसे पहला क्या? जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें कोई भी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं होता है, इसका आउटपुट इंस्टेंटेनियस मिलता है और इसका वी नॉट अपॉन वी आई ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? फर्स्ट ऑर्डर में जितने भी जितने भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, टेम्परेचर मेजर करने वाले, सब फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में ये दो सर्किट ध्यान में रखिएगा। ये सर्किट लो पास फिल्टर का है और इसका ट्रांसफर फंक्शन 1 अपॉन आरसीएस प्लस 1 आता है। सेकंड, ये सर्किट ध्यान में रखिएगा, इसका ये आता है ट्रांसफर फंक्शन। सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का अगर आप ध्यान में रख सकते हैं तो ये ट्रांसफर फंक्शन रखिए सबसे पहले कि वी नॉट अपॉन वी आई क्या होता है। सेकंड, ये जीटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीटा ग्रेटर देन 1 ओवर डैम्प, 0 और 1 के बीच में अंडर डैम्प और जीटा इक्वल टू 1 क्रिटिकल डैम्प। तो ये तीनों बात यहां से आप ध्यान में रखिए। और जितने भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है सारे कैसे होते हैं? अंडर डैम्प्ड होते हैं। और सारे कैसे होते हैं? सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान में रखिए, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान में रखिए। इसी से पता चलता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें तीन टॉर्क डेवलप होते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क।
और जब आउटपुट नहीं मिला है, इनपुट हम दे रखे हैं, उस प्रोसेस में टीडी को कंट्रोलिंग टॉर्क, डैंपिंग टॉर्क दोनों अपोज करते हैं, लेकिन आउटपुट मिलने के बाद ओनली टीसी और टीडी अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं और डैंपिंग टॉर्क आपका जीरो हो जाता है। डैंपिंग टॉर्क देखो यहीं से समझ लो कि ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, आउटपुट मिलेगा तो मेरा पॉइंटर क्या है, बिल्कुल स्थिर है ना, इसमें ऑसिलेशन हो रहा है क्या, नहीं ना। जब ऑसिलेशन नहीं हो रहा है तो हम क्यों देंगे डैंपिंग टॉर्क, जरूरत ही नहीं है डैंपिंग टॉर्क देने का। इस कारण यहाँ पे डैंपिंग टॉर्क क्या है, जीरो हो गया। तो ये आप तीनों, ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सीधे मूव करेंगे कहाँ, इंस्ट्रूमेंट की तरफ। तो आप इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कर लेना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो।